Okay, so it's 11 o'clock and we will begin. Mr. Kedar, if you could just do the introduction and then I'll put up the slide and then we'll have Mr. Anand Jagtap and Varsha take over from there. Thank you. Okay. Okay. Good morning, Suprabhat, मुंबईकर्स. मेरा नाम केदार दीवान, मुंबई सिटीजन फोरम की ओर से ये मुंबई MCF कनेक्ट वॉइसेस फॉर मुंबई फ्यूचर इस इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है. और मेरे साथ मारियो, लिलियन, वर्षा और हमारे मुंबई सिटीजन फोरम के हेड श्री जोहेर दीवान, हम सब मुंबई सिटीजन फोरम के अन्य साथियों के साथ आपका स्वागत करते हैं. सबसे पहले लेट अस जस्ट हैव अ चेक, technical check. Are you all able to hear properly? Please give a thumbs up in the chat. सबको रिक्वेस्ट है कि अपना माइक्रोफोन म्यूट पर रखे. और अगर जब ये प्रेजेंटेशन और टॉक चालू है तब आप अगर कुछ सवाल है तो चैट में भेज सकते हैं. और एक बार टॉक खत्म होने के बाद क्वेश्चन और आंसर के लिए हम थोड़ा समय देंगे. तो मुझे थम्स अप मिल रहे हैं लोगों की तरफ, सबके तरफ से, तो थैंक यू सो मच. मुझे खुशी है कि आज मुंबई, किस तरह मुंबई स्वच्छ रख सकते हैं, हाउ टू कीप मुंबई की क्लीन, इस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए इतने सब लोग आज शामिल हुए हैं. ये एंथुजियास्टिक रिस्पांस देखकर बहुत खुशी हो रही है. और हम सबका भाग्य है कि आनंद जगताप जी जैसे एक्सपर्ट और अनुभवी व्यक्ति जो इस विषय के बारे में एक्सपर्ट है, वो हमें इस बारे में संबोधन करेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि और विश्वास भी है कि हम सब लोग विल ऑल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. हमें आज बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और इसे आगे लेकर हम किस तरह मुंबई को क्लीन रखेंगे, इसके बारे में हम एक इनिशिएटिव शुरू कर सकेंगे. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी वर्षा जी से कि हमारे स्पीकर आनंद जगताप जी का आप थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करें. थैंक यू. जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर केदार दीवान जी. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुंबई सिटीजन फोरम का जो स्टडी सर्कल है, वॉइस ऑफ मुंबई, वो आज से इसकी नींव रखी जा रही है. आज से इसकी शुरुआत हो रही है और हर महीने इसी मुंबई करके सारे अलग अलग रोजमर्रा के विषयों को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर हम ऐसे ही अलग अलग जमीनी स्तर के एक्सपर्टीज को बुलाएंगे जिन्होंने एक्चुअल फील्ड में भी काम किया है, उनके पास एक रिसर्च भी है और वो लेकर एक आगे बढ़ने की दिशा भी है. तो इनमें सभी मुंबईकर सहभागी रहेंगे, क्योंकि हमेशा ये मेरा सवाल रहा है कि इस मुंबई को चलाता कौन है, तो डेफिनेटली मुंबईकर चलाता है इस मुंबई को. और आज खुशी है कि ऐसे ही एक मुंबईकर जो कि जमीन से जिनका रिश्ता जुड़ा है और बहुत सालों से उनसे मैंने भी काफी सारी प्रेरणा ली है जब हम संविधान के 74वें संविधान सुधार पर काम करते हैं, जो कि मुंबई सिटीजन फोरम की एक दिशा देने वाला भी काम है. तो उस काम में हमेशा से वो मेरे साथ रहे हैं, गाइड किया है और उन्हीं से इस मुंबई वॉइस के इस थिंकिंग ग्रुप की कहिए, स्टडी सर्कल की कहिए, आज से शुरुआत होने जा रही है. तो आज के जो स्पीकर्स हैं, आनंद जगताप जी, इनको 30 साल से वो सोशल सेक्टर में उनकी एक्सपर्टीज है. खासकर उनका एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट और एनजीओ, जिनको हम सामाजिक संस्थाएं बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उनके साथ का उनका काम रहा है. स्पेशली सैनिटेशन के लिए प्रोफेशनल बोलते हैं ना, 25 साल से, 25 ईयर्स से उनकी इस पर एक्सपर्टीज रही है. और सैनिटेशन कैसे इम्प्रूव हो, खासकर मुंबई के स्लम्स में, वो प्रैक्टिकल अनुभव अगर उनका आप देखोगे तो शायद अब वो बातचीत करेंगे, उनमें डेफिनेटली आपको वो पता चलेगा. उनका जो अनुभव है, 850 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है
जो कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स है उनको वो मैनेज करते हैं, उनके साथ उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने 9.5 से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज किया है कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आए और किस तरह से मुंबई को एक सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ मुंबई बनाए। फिलहाल अभी वो फ्रीलांस करके, वॉश कंसल्टेंट करके लोकल अर्बन बॉडीज में काम कर रहे हैं। आप सभी वॉश जानते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसको वॉश कहा जाता है। तो वो लोकल अर्बन बॉडीज में भी कंसल्टेंट है, वो एनजीओ के भी एडवाइजर है वॉश सेक्टर में, और बेस्ट वो एक ट्रेनर है कि एक्टिव प्रैक्टिकल काम हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुंबई सिटीजन हमारे सारे रीजन में, हमारे सारे वार्ड में हम कैसे काम कर सकते हैं, वो भी आज वो हमको शायद थोड़ा सा डायरेक्शन उनसे मिले कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। फिलहाल वो एग्जीक्यूटिव एडवाइजर है विल्सो टेक्नोलॉजी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो इनोवेशन सॉल्यूशन इन अर्बन सैनिटेशन, इस पर खास उनका जो एरिया है, वो कम्युनिटी को कैसे एंगेज किया जा सकता है, सोशल बिहेवियर कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके बारे में वो कम्युनिकेशन करते हैं। एकेडमिकली देखे तो वो पीएचडी है फ्रॉम टीआईएसएस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से। वो उनका रिसर्च में इंटरेस्ट है, और खासकर सैनिटेशन के जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, उस बारे में उनकी स्पेशल रिसर्च भी है। आप उस रिसर्च को भी सुन सकते हैं। उनके अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस भी है जो हमें डायरेक्शन दे सकता है कि हम हमारे वार्ड में किस तरह से काम कर सकते हैं। खासकर उनका इंटरेस्ट एरिया रिसर्च का है। उनका जो काम है खासकर मुंबई के स्लम के सैनिटेशन को लेकर एग्जामिन करना, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस को सामने लाना, उस चैलेंजेस को लोकल गवर्नमेंट के साथ बैठकर उसको एक पोटेंशियल सॉल्यूशन देना, और सेफ सैनिटेशन और हाइजीन, ये सारी चीजों के बारे में वो रिसर्च भी करते हैं, और उस तरह के सजेशंस भी वो सरकार को, एनजीओस को, ग्रुप्स को वो साथियों देते हैं। खासकर आनंद जी अलग अलग तरह का अभ्यास करते हैं जिससे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, खासकर वॉश के बारे में अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो इस तरह के ट्रेनिंग पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर में वो कर रहे हैं। उनका अभी काफी सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उनको मिले हैं, जो उनका डेडिकेशन है, खासकर कंट्रीब्यूशन टू सैनिटेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर। और आनंद जगताप जी का जो डेडिकेशन है टू इम्प्रूविंग सैनिटेशन कंडीशन हैज मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ मेनी इन मुंबई सच स्लम्स कम्युनिटी। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं फिर से एक बार आनंद जी आपका स्वागत करती हूँ, और आपको कहती हूँ कि आप आपकी बात को शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार मुंबई सिटीजन फोरम के हम सभी टीम की ओर से, मुंबई कर की ओर से, आज के इस चर्चा में आपकी बात रखने के लिए धन्यवाद। आनंद जगताप जी। पहली बार मैं मुंबई सिटीजन फोरम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्षा जी, केदार, डॉक्टर केदार, मारियो और अन्य उनके साथीगण जिन्होंने मुझे आज यह आमंत्रित किया है कि इस विषय बहुत ही जरूरी विषय है, जिसको हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, और एक ऐसे बहुत ही आवश्यक और जरूरी विषय के ऊपर आप लोगों ने ये ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया है, इसलिए मैं आपका पहली पहली बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही जरूरी एक विषय के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये इस क्षेत्र में काफी लोग काम कर रहे हैं, मैं अकेला ही नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। बहुत सारे आपके इस मीटिंग में जुड़े हुए लोग, अन्य साथीगण हैं, वो भी इस विषय के ऊपर काम कर रहे हैं। हम तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में चर्चा होनी जरूरी है कि हमारे अनुभव क्या है, वो अनुभव से हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ये उसका मकसद है। या कोई मतलब या कोई किसके पास ब्लूप्रिंट है और वो ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर कर रहा है, ऐसे नहीं है। मुझे लगता है ये विषय बहुत ही कलेक्टिव विजडम का है, कलेक्टिव विजडम के साथ हम लोग काम करना चाहिए। तो मैं ज्यादा इसके ऊपर ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, मेरे विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं वापस आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ।
मेरे प्रेजेंटेशन के जो सब्जेक्ट है कि पहली जो टॉपिक है, तो टॉपिक है पहली बार की हमारी जो करंट एसडब्ल्यूएम सिचुएशन क्या है। मैं एसडब्ल्यूएम शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा कि अपशिष्ट कचरा, ऐसे उसका एक नाम है, लेकिन अपशिष्ट शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं हिंदी में। मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ही कहूंगा। एसडब्ल्यूएम एक्टिविटीज इन मुंबई क्या है, जो हमारे एसडब्ल्यू की कंडीशन क्या है, पहली बार एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि उसके साथ साथ कि मुंबई की जब भी बात करते हैं, मुंबई का 40% नॉन स्लम पॉपुलेशन है, 60% स्लम पॉपुलेशन। तो जब भी हम लोग एसडब्ल्यूएम की बात करते हैं मुंबई के अंदर, तो स्लम को हम लोग उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है स्लम का एक हिस्सा है हमारा शहर है, वो शहर है कि अगर हम लोग इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं, तो यूनिट के अंदर स्लम की पॉपुलेशन बहुत बड़े पैमाने पे इसमें रहती है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेक्निकल चैलेंजेस क्या है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं तांत्रिक चुनौतियां क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो जो टेक्निकल चैलेंजेस, बहुत सारे टेक्निकल चैलेंज, इसके ऊपर विस्तार से मैं आगे बात करूंगा। चौथा जो विषय है कि लीगल इश्यूज है, कि लीगल इश्यूज भी काफी है जो हमारे चर्चा के दौरान उसको लोग उठाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वो क्या चैलेंजेस है उसका ब्रीफ में मैं इसको जिक्र करूंगा, और लास्ट में हम लोग आएंगे जो आज का कार्यक्रम है, आज का जो मीटिंग है उसका मेन मकसद है व्हाट सिटीजन कैन डू। नेक्स्ट मारियो, नेक्स्ट। तो पहली बार है कि करंट सिचुएशन क्या है कि हमारे मुंबई के अंदर कितना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जनरेट हो जाता है और कितना कलेक्ट किया जाता है। तो उसके बारे में काफी अलग अलग राय है। एक जमाने में हम लोग 1150 मेट्रिक टन ऐसा कचरे की बात कर रहे थे, लेकिन सडनली उसका प्रमाण है 7,500 तक आ गया। अभी ये एक बहुत ही जटिल क्वेश्चन है कि एक्चुअली मुंबई में कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कितना निर्माण होता है, उसका जनरेशन कितना होता है। ये इसका कारण ये है कि हमारे पास कोई मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल डेटा नहीं है। हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो रिसर्च होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे वैसा जी ने भी उठाया, हमारे बीच में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च नहीं है। जो ऑथेंटिक रिसर्च है, जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करके उसका एस्टिमेट किया गया, ये नहीं है। हमारा पूरा राम भरोसे काम चल रहा है कितना कचरा जनरेट। लेकिन एक एस्टिमेट है कि 6,300 से लेकर 7,500 मेट्रिक टन पर डे कचरा जमा हो जाता है। दूसरी बात, आपको मालूम है कि जो मुंबई का जो विस्तार है, जो कुलाबा से लेके दहीसर तक का जो एरिया है, वो बहुत विस्तारित एरिया है। इसके अंदर हमारे अभी फिलहाल 2 डंपिंग ग्राउंड कार्यान्वित है, जो है देवना डंपिंग ग्राउंड। देवना डंपिंग ग्राउंड को कल अभी 2027 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। मतलब 1927 से लेके इसके ऊपर कचरा डाल रहे हैं हम लोग, लैंड फिल कर रहे हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड है। दूसरा रिसेंट हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है कांजूर मार्ग है। अभी फिलहाल 2 ही जो हमारे डंपिंग ग्राउंड कार्यान्वित है, वहाँ हमारा कचरा जाता है। तीसरी बात है कि जो हमारे लेगेसी वेस्ट का एक इशू बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक स्पॉट है मुंबई के अंदर जहाँ कचरा जमा हुआ है, और वो कचरा आज का नहीं है, मतलब जो बरसों से उसको फील किया गया है। बहुत सारे, जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, लाल डोंगर एरिया है चेंबूर के अंदर, वहाँ लेगेसी वेस्ट है। डंपिंग ग्राउंड का लेगेसी वेस्ट का तो बात सब लोग करते हैं, लेकिन मुंबई के अंदर ऐसे कुछ जगह है जहाँ लेगेसी वेस्ट हो जाता है। हमारे समुद्र के किनारे बहुत सारे डेबरीज कचरा डंप किया जाता है, अनऑथराइजली ये किया जाता है, तो उसको लेगेसी वेस्ट की इश्यू है। वो उसकी वजह से ही काफी हमारे यहाँ परेशानी हो जाती है। जो सब मुंबई साफ सुथरा है या नहीं, ये डिटरमिन करने में उसका भी एक काफी अंश है, और उसका भी काफी रोल है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो स्वच्छ भारत अभियान 2014 से शुरू हो गया, नागरी स्वच्छ भारत अभियान 2014 से शुरू हो गया। एक्चुअली मैं 1997 से मैं इस विषय के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन स्वच्छ भारत विषय 2014 में आ गया। और खास करके अभी तक स्वच्छ भारत अभियान तो ग्रामीण इलाके, रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। पहली बार 2014 में नागरी क्षेत्र में उसका विस्तार किया गया। तो 2014 से लेके अभी तक 2025 तक जो भी काम हुआ है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, अभी इसके लेटेस्ट जो क्लेम है, तो हमारे यहाँ सेग्रीगेशन का जो रेट है तो 81% बताया जाता है। अभी ये 81 जो परसेंट है वो क्लेम है।
अभी एक्चुअली कितना होता है इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट तो हम सब लोग डील कर रहे हैं, आप लोग अपने डेली लाइफ में उसको डील कर रहे हैं। तो उसके अंदर क्या क्या सारे कठिन है, चैलेंजेस क्या है? तो पहली बात है कि हमारा जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन नहीं होता है, अभी भी मिक्स कचरा हो रहा है। अभी इसके अंदर ब्लेम गेम बहुत अच्छी तरह चालू रहता है। बीएमसी विल ब्लेम सिटीजन, सिटीजन विल ब्लेम द बीएमसी। तो ब्लेम गेम के अंदर हम लोग नहीं जाते हैं। मिक्स वेस्ट है, उसका कलेक्शन, उसका बहुत सारी जगह पे मैं जब भी बात करता हूँ रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, तो भी वो बोलते हैं कि आपके लोग मिक्स करते हैं कचरा। हाँ, कुछ हद तक उसको मैं मानता हूँ, मैं इसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन मिक्स कचरा आ रहा है वो ये वास्तव होता है हमारे यहाँ इसके अंदर। दूसरी बात है कि हमारे जो 2000 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल था, वो एक्चुअली सेंट्रलाइज वेस्ट की बात करता है, सेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा था। उसके हम लोग 2016 में हम लोग डिसेंट्रलाइज यूनिट की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो उसके बारे में काफी अलग अलग राय है, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज कैसे करना उसका चैलेंज है। उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जो झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी का पूरा जो रेसिडेंशियल एरिया है 12% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जोग्राफिकल एरिया ऑफ मुंबई। वहाँ झोपड़पट्टी के अंदर जो डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जगह ही नहीं है, इंक्रोचमेंट हुआ है, बहुत सारे इश्यूज है स्लम के साथ। मैं इसके अंदर विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका जिक्र करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि हमारा ट्रांसपोर्ट है, और हमारा जो कचरा है वो मुंबई के बाहर आ जाता है। देवनार डंपिंग ग्राउंड है, कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंड है। तो अभी कल्पना कर दीजिए कि कुलाबा मलबार हिल का कचरा हमारे यहाँ मुंबई सबब में आ जाता है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी काफी है। तो एक एज पर वन एस्टिमेट 1455 करोड़ एनुअली स्पेंड किया जाता है लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बड़ा जिक्र का इश्यू है, उसके ऊपर काफी खर्चा हो जाता है, और वो एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर बहुत सारे बहस होती है, बहुत सारे टेंडर निकलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, तो जो पब्लिक का जो नॉन कॉपरेशन है, बहुत सारी जगह पे जब भी मैं स्लम एरिया के अंदर जाता हूँ तभी लोग बोलते हैं कि बीएमसी टैक्स करेगी, ये बीएमसी की जिम्मेदारी है। तो ये किसका एक्चुअली, हु एक्चुअली जो ओन द गार्बेज, गार्बेज की जो मालिकियत है किसके पास है? तो अभी 2016 का जो नियम है उसके अंदर उन्होंने जनरेटर के ऊपर जो कचरा निर्माण करता है उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी लीगली फिक्स की गई है। तो अभी ये जो पहले बीएमसी का जिम्मेदारी है, बीएमसी ने करना चाहिए, इसके ऊपर काफी एम्बिग्यूटी थी, उसको लीगली स्पष्ट हो गई है। और दूसरा लास्ट पॉइंट है जो ई वेस्ट है, इसके अंदर ई वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, पेट वेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में भी काफी बात होती है। इसके अंदर भी चैलेंजेस है कि बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर बातचीत करते हैं और एक चैलेंजेस का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है कि हम लोग जब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बीएमसी कुछ भी नहीं कर रही है क्या? नहीं, बीएमसी भी कुछ कर रही है, लेकिन उसके अंदर काफी गैप्स है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली हम लोगों ने वापिस एसडब्ल्यूएम बायलॉज ड्राफ्ट किए हैं, उसकी चर्चा भी हो रही है, इसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन भी मंगाए गए थे, तो वो ऑनगोइंग है। दूसरी बात, ई वेस्ट और पेट वेस्ट के बारे में भी कुछ काम चालू है, जो देवनार के लिए बायो रिमेडिएशन की प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट चालू है, वार्ड लेवल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कंपोस्टिंग यूनिट भी बनाए गए हैं। दूसरी बात है कि हैजार्डस वेस्ट सच एज सैनिटरी वेस्ट के बारे में बात हो रही है, उसके लिए अंदर एनजीओ का भी एनजीओ की मदद ली जा रही है। तो ये जो सब सारे इनिशिएटिव है, और इनिशिएटिव बीएमसी की तरफ से भी हो रहे हैं। और सबसे बड़े हमारे लिए सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 3 योजनाओं का जिक्र करूंगा। एक है कि बीएमसी ने एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। आपके जो इस मीटिंग में उपस्थित बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट का जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब प्रेजेंट बीएमसी की तरफ से क्या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, उसके बारे में काफी डिस्कशन हो जाती है, काफी अलग अलग राय होती है, अलग अलग ओपिनियन होते हैं। लास्ट में है जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान, जो स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान झोपड़पट्टी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। दूसरा स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम जिसका मैं काम कर रहा था। स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान के पहले दत्तक पट्टी योजना नाम की योजना बीएमसी ने लाई थी। तो अलग अलग इनिशिएटिव बीएमसी की तरफ से आ गए हैं। इसके बारे में एक हमेशा नागरिक लोगों के साथ बात करते समय
जिक्र आ जाती है कैरेट एंड स्टिक की थेरी, लोगों को दंडित करना चाहिए। तो भी कर बीएमसी ने किया है, क्लीन अप मार्शल के अंदर उसके भी प्रयास किए गए हैं। उसका कितना सक्सेस मिला, कितना फेल्यूर हो गए, उसका एक जिक्र है। वो जिक्र हम लोग बाद में कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी अलग अलग राय है और वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो ये सारे बीएमसी की तरफ से भी इनिशिएटिव रह चुके हैं। बीएमसी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसमें लास्ट में जिक्र करूंगा बीएमसी का जो 2022 में 22 के 23 के दरमियान विजन 2030 नाम का एक किताब बीएमसी ने पब्लिश किया था। शायद आप लोगों ने भी उसको उसको पढ़ा होगा। बीएमसी के लिए, बीएमसी ने एक एसडब्ल्यू के लिए क्या विजन होना चाहिए, एसडब्ल्यू की एक्टिविटीज को क्या विजन, बीएमसी का क्या विजन है, वो भी शेयर किया गया था। वो काफी उसके ऊपर चर्चा हो गई थी। जो हमारे देन एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर आदित्य ठाकरे, व्हेन ही वाज इन द मिनिस्ट्री, that time this policy was drafted and it was published under the vision 2030 SWM। तो काफी आप लोगों ने भी शायद उसका उसका पढ़ा होगा। तो ये सारे अलग अलग इनिशिएटिव बीएमसी की तरफ से हो रहे हैं। उसके अंदर काफी गैप है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई भी एक्टिविटीज है, और एक्टिविटीज के बारे में काफी अलग अलग लोगों की राय है, एक्सपर्ट के अलग अलग ओपिनियन है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो सबके विधानों का, सबके जो इंटरप्रिटेशन का, ओपिनियन का हम लोग सम्मान करते हैं। इसके ऊपर काफी कंस्ट्रक्टिव चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। तो ये जो क्या क्या बेसिकली क्या क्या इश्यूज है, तो एक है कि जो स्लम के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। स्लम के अंदर हमारी 55 लाख पॉपुलेशन रहती है 2011 के दरमियान। तो पूरे जोग्राफिकल एरिया उन्होंने 12% जोग्राफिकल एरिया कवर करती है। ये पूरा इनफॉर्मल सिस्टम है, जो प्रॉपर्टी है इनफॉर्मल सिस्टम है। इसके अंदर काफी, और ये वोट पॉलिटिकल लोगों का वोट बैंक है, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको वोट बैंक के ढंग से देखती है। तो ये उनके कुछ अलग अलग कंस्ट्रेंट हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा। दूसरी बात है कि यहाँ क्या क्या कि वहाँ का जो स्लम के अंदर नैरो लेन्स है, हमारे बड़े बड़े व्हीकल्स अंदर नहीं जा सकते हैं। लोग कहाँ भी कचरा फेंकते हैं, लोगों को डिसिप्लिन नहीं है। लोग नाले में कचरा कचरा फेंकते हैं, नाले पूरे भर जाते हैं। बारिश के दरमियान फ्लडिंग हो जाता है मुंबई के अंदर। ये अलग अलग वहाँ के जोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल चैलेंजेस है। कुछ स्लम्स है हिली एरिया में है, कुछ खाड़ी के नजदीक है, कुछ नाले के नजदीक है। तो बहुत सारे जोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल चैलेंजेस स्लम के अंदर है। दूसरी बात है कि जो स्लम के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, सेग्रीगेशन के नॉर्म्स के बारे में वो जानते भी नहीं है। तो उसके बारे में उनको लगता है ये सब पूरा जो काम है सरकार का है, हमारे पास सरकार को हम लोग वोट दे रहे हैं तो उन्होंने हमको फेवर करना चाहिए, मतलब इस प्रकार की मानसिकता है। और दूसरी बात है कि यहाँ इलिटरेसी है। बाद में थोड़े लोग माइग्रेट भी है होते हैं। मुझे स्लम के अंदर का जो इनर फ्लो है पॉपुलेशन का, इंट्रा स्लम और इंटर स्लम माइग्रेशन काफी हद तक होता है। तो हमारी जो पॉपुलेशन की जो फिक्स पॉपुलेशन नहीं है, जैसे कि सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी है लोगों की, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर लोग स्थायी रूप में वहां रहते हैं, लेकिन स्लम के अंदर इंटरनल माइग्रेशन काफी हद तक ज्यादा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात है कि स्लम के अंदर ये है, वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, कि यहाँ नाले है, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉश वॉश रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉयलेट्स नहीं है। बाद में वहाँ जो वाटर के लिए गटर कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए हैं बराबर। बहुत सारे अलग अलग जो वॉश रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोगों को कचरा रखने के लिए जगह नहीं है। अगर कचरा रखते हैं तो भी कुछ कुत्ते और बाकी जो पेट एनिमल्स है, जो स्प्रे एनिमल्स है, वो आके वहाँ उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने डब्बे देने की कोशिश की गई थी, डस्टबिन दिए गए थे, लेकिन डस्टबिन को उखाड़ फेंक दिया गया है। बहुत सारी चोरी भी हो जाती है। तो अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है स्लम के अंदर, उसके ऊपर भी मैं जिक्र करूंगा। दूसरा है कि जो डेंसली पॉपुलेशन होने की वजह से वहाँ कचरा भी बहुत हो जाता है। और कचरा दो प्रकार का कचरा है। एक है रेसिडेंशियल कचरा है, जिसको हम लोग घरगुती कचरा बोलते हैं, जो कंजम्पशन की वजह से हो जाता है। और स्लम के अंदर दूसरा भी है कि काफी लोगों ने वहाँ बिजली पानी सस्ती मिलती है, इसलिए वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किए हैं। उसका भी जिक्र नहीं, उसका भी डेटा नहीं हमारे पास।
क्योंकि वहाँ भी अगर पूरा हम लोग जिक्र करते हैं तो झोपड़पट्टी के अंदर 3,500 से लेकर 3,800 मेट्रिक टन डेली कचरा जमा हो जाता है। तो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंटिटी है जब भी हम लोग स्लम की बात करते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी जाऊंगा, ये तो आपका कंसर्न नहीं है ज्यादा, लेकिन इसके बारे में बातचीत करना है। यहाँ जो इरेगुलर कलेक्शन है कि जो भी एजेंसी है, एजेंसी डेंसली एरिया में नहीं आती है, वहाँ कलेक्शन करने के लिए आ जाते हैं लोग, लेकिन बिल लेके जाते हैं वो लोग बीएमसी की तरफ से, लेकिन रेगुलर कलेक्शन सर्विसेज बहुत पुअर है। दूसरी बात है कि जो फेस्टिवल के दौरान कचरे की संख्या, कचरे की जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ जाता है। फेस्टिवल के जैसा गणेश फेस्टिवल है, बाद में दिवाली है, अलग अलग है, और इसकी वजह से स्लम की वजह से वहाँ हेल्थ हजार्ड भी काफी हद तक होते हैं। बहुत सारी जगह पे हेल्थ हजार्ड ड्यू टू द अनकलेक्टेड वेस्ट। दूसरी बात है ये स्लम के अंदर इनफॉर्मल सिस्टम्स बहुत है, जैसे कांटे वाले हैं, भंगार वाले हैं, जो अलग अलग वेस्ट पिकर्स है, अलग अलग वहाँ सिस्टम है कि एक इनफॉर्मल सिस्टम है। उसके बारे में कैसे जुड़ जाएंगे, कैसे काम करेंगे, इसके बारे में भी जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और है उसका अस्तित्व हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके साथ जो काम करने का जो एसओपी तैयार करना चाहिए वो बहुत पुअर है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, तो काफी मैंने इसको रिपीट नहीं करूंगा। स्लम के अंदर काफी ड्यू टू द लैक ऑफ क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे कामगारों की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार के जो हेल्थ हैजार्ड भी हो जाते हैं, वो भी एक स्लम के अंदर एक इश्यू है जो हम लोगों ने जैसे मैंने ट्रांजिट पॉपुलेशन की बात की है, मैं इसके ऊपर ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक ट्रांजिट पॉपुलेशन है कि जो हमारे यहाँ काफी लोग इंट्रा माइग्रेशन हो जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारा जो फॉर्मली रोजगार है वो खत्म होके इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। तो वो भी, उसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखना चाहिए। दूसरी बात है कि एनजीओ का रोल है और सीबीओ का रोल है बहुत ही लिमिटेड है। एनजीओ का रोल क्या होना चाहिए, सीबीओ का रोल क्या है, उसके पॉलिसी के बारे में, उसके अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज एनजीओ को और सीबीओ को काफी स्लम के अंदर मिल जाता है, और काफी वो लोग एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। तो ये लिमिटेड एनजीओ की मैं बात की है। तो ये जो स्लम के अंदर के जो चैलेंजेस है, जो अभी मैं उसको अगर समअप करना चाहता हूँ, तो मैंने ये सब चैलेंजेस है, स्लम के अंदर के चैलेंजेस, तो मैंने उसको ये स्लाइड के अंदर समरी ऑफ द एसडब्ल्यू चैलेंजेस इन स्लम एरिया उसको मैंने कवर किया है। मैं इसके ऊपर रिपीट नहीं करूंगा, बहुत सारे आगे के जो पॉइंट्स है इसके ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर आपके कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस है वो चैलेंजेस है, पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज है, जो वेरी इनफॉर्मेलिटी इज वन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है टेक्निकल इश्यूज है, स्लम के अंदर हिली एरियाज है, वहाँ काम करने के लिए व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। हमारे व्हीकल्स बहुत व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स है, कॉम्पैक्टर है, और स्लम के अंदर छोटे लेन के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो इश्यूज है वो उसको मैं कैटेगराइज करूंगा, टेक्निकल इश्यूज है, डेमोग्राफिकल इश्यूज है, टेपोग्राफिकल इश्यूज है, और लास्ट में है कि जो हमारे साथ जो पार्टनरशिप होना चाहिए, लोगों के साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही दुर्लक्षित विषय है। वो हम लोग पॉलिटिकल लोगों के ऊपर सौंप दिया है। सिविल सोसाइटी इसके अंदर काफी एक्टिवली भाग लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। तो ये एक लास्ट समरी ऑफ द चैलेंजेस की है बात है। मैं 17 नंबर स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ, जो टेक्निकल चैलेंजेस है, जो एसडब्ल्यूएम के अंदर टेक्निकल चैलेंजेस के बारे में मैं बात करूंगा, उसको भी मैं ब्रीफ करूंगा। ये आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कुछ अगर इश्यूज है तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस? पहली बात है, टेक्निकल चैलेंज जैसे मैंने बताया कि सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। हम लोग सेग्रीगेशन की बात 2000 से कर रहे हैं। 2000 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल आ गया, तभी से हम लोग बात कर, लेकिन प्रभावी ढंग से सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैं मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं उनके बीच में सेग्रीगेशन बहुत पुअर है, इलिटरेट लोगों के बीच में सेग्रीगेशन, स्लम के अंदर भी सेग्रीगेशन बहुत बहुत पुअर है, और ऑनेस्ट सेग्रीगेशन होना जरूरी है। मैं ये कहता हूँ सेग्रीगेशन रिकॉर्ड के ऊपर होना, दिखाने के लिए होना, रिपोर्टिंग के लिए होना, वो अलग बात है, और ऑनेस्ट सेग्रीगेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है, टेक्निकल चैलेंजेस है। लैक ऑफ प्रॉपर सेग्रीगेशन, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात किया है, जो हम लोगों को ये भी पता नहीं कि जो सेग्रीगेशन करते हैं, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल
हैजार्डस वेस्ट क्या है, जो सैनिटरी वेस्ट क्या है, पेट का वेस्ट क्या है, इसके बारे में लोगों के बीच में जो अवेयरनेस भी होना चाहिए। और इसके साथ और भी मैं एक सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की बात मैं करता हूँ। तभी नोइंग इज नॉट सफिशिएंट, हमारा जो एक टैगलाइन है, नोइंग इज नॉट सफिशिएंट, नॉलेज शुड ट्रांसलेट इनटू द एक्शन। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा नॉलेज एक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और यह समस्या मुझे लगता है कि बहुत ही एक गहरी समस्या है, बहुत ही डीप समस्या है, उसके ऊपर भी बात करना चाहिए। और ऑनेस्ट कंप्लाइंस नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारे जगह पे मैंने पाया है कि वेंडर्स लगाए गए हैं, लेकिन वेंडर्स फाइनली जो मिक्स वेस्ट लाके बीएमसी के गाड़ी में डंप करते हैं। कि बहुत सारे जगह पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर काफी जो लोग हैं, जो बीएमसी का स्टाफ भी है, उन्होंने भी अपनी खुद की कंपनियां चालू कर दिया है। तो ये भी एक समस्या है कि जो ऑनेस्ट कंप्लाइंस नहीं हो रहा है सेग्रीगेशन के बारे में। तो ये टेक्निकल चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ा एक चैलेंज है। दूसरी बात है कि इनसफिशिएंट वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारी जगह पे हमारे जो ड्राई वेस्ट पिकअप करने के लिए व्हीकल्स नहीं आ जाते हैं, समय पे व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, लोग अपना कचरा ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। मतलब जो लोगों को अपनी अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है, तो वो भी एक समस्या है कि जो लिंकेज हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ जो प्रॉपर लिंकअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट के बारे में काफी कंप्लेंट्स आ जाती है, ऐसा मैंने एआरएम के साथ काम करते समय, उनके साथ इंटरेक्ट करते समय पाया है। तो उसको भी इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, उसका वो भी एक चैलेंज है हमारे सामने। दूसरा स्लाइड है, मैं जिक्र कर रहा हूँ 20 नंबर स्लाइड का। एक है कि हमारा जो अभी का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सॉल्यूशन है। हम लोग काफी, अगर बीएमसी के पास जाएंगे तभी वाला, हम लोग अभी टेंडर निकाल रहे हैं, टेंडर को ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, ऐसा टेंडर निकाल रहे हैं, वैसा टेंडर निकाल रहे हैं, ये बात होती रहती है। तो हमारा जो अभी का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही सेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है। कि लोगों को लगता है कि हमारा कचरे का वॉल्यूम बहुत है, ज्यादा है, 7,500 मेट्रिक टन कचरा, मतलब बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है कचरे का। तो उसको डील करने के लिए डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन के अलावा सेंट्रलाइज सॉल्यूशन की बात होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बहुत अलग अलग प्रकार के जो उसके अंदर की रिस्क है, और रिस्क भी है डिसेंट्रलाइज। तो वी नीड टू हैव वेरी प्रॉपर डिस्कशन, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट और व्हाट इज द सेंट्रलाइज एंड व्हाट इज द सुटेबल फॉर मुंबई। तो इसके अंदर मुझे लगता है सिटीजन ने एक्टिवली भाग लेना चाहिए, इसके ऊपर अपनी अपनी राय है, अपने अपने अनुभव है, साझा करना जरूरी है। मैं 21 नंबर की स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। इनएडिक्वेट साइंटिफिक ट्रीटमेंट टू लेगेसी वेस्ट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जो कचरा जमा हुआ है, जो जैसे मैंने जिक्र किया 1927 से कचरा, लगभग 100 साल कचरा डंपिंग ग्राउंड में आ रहा है। अभी इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है, जो उसको रिक्लेम करने की बात हो रही है, कांजूर मार्ग के अंदर काम हो रहा है। तो ये जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट लीगेसी वेस्ट को कैसा दिया जाए, हमारे साइंटिफिक ट्रीटमेंट हमारे वेस्ट को कैसे दिया जाए, और कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा टेक्निकल सॉल्यूशन उसको देना चाहिए, उसके बारे में भी काफी चर्चा की जरूरत है। उसके ऊपर काफी डिबेट करने की जरूरत है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुंबई का जो पूरा एनवायरमेंट ध्यान में रखते समय, मुंबई का जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट ध्यान में रखते हुए, और लोगों का जो ये है कि उसको हम लोग कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारा ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी को कैसा हम लोग अंतर्भाव कर सकते हैं, कौन सा सिस्टम बहुत हो सकता है। और सिस्टम खाली साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, और उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। आउटपुट बेस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग उसको, आउटपुट बेस्ड सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। तो एक समस्या है। 22 नंबर की स्लाइड की तरफ मैं जा रहा हूँ, थोड़ा क्विकली मैं कवर करना चाहता हूँ। विक रिसाइकलिंग मटेरियल, जो हमारे मटेरियल रिकवरी सेंटर्स है, हमारे उसकी भी बारे में बात हो रही है कि हमारे 46 अभी मटेरियल रिकवरी सेंटर्स है मुंबई के अंदर। तो रिसाइकलिंग के बारे में, मटेरियल रिकवरी सेंटर्स के बारे में, डिसेंट्रलाइज मॉडल के अंदर उसका काफी रोल होता है। तो उसका काम क्या चल रहा है, उसके साथ भी बीएमसी ने इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, उसके सक्सेस एंड फेलियर्स सिटीजन के साथ शेयर करना चाहिए। ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वहाँ आवश्यकता है। मतलब बहुत सारी जगह पे ये जो सॉल्यूशंस है, मटेरियल रिकवरी सेंटर्स इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे वेस्ट पिकर के साथ काम करने वाले एनजीओ को ये काम दिया गया है, लेकिन जब भी मैं उनको विजिट करता हूँ, उसके अंदर काफी गैप मुझे महसूस हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, गैप है, और गैप को कैसे एड्रेस किया जाए, ये चैलेंज है। नेक्स्ट 23 स्लाइड। डिले इन वेस्ट टू एनर्जी कंपोस्टिंग प्लांट।
जो हमारे यहाँ जो कुछ भी जो सेंट्रलाइज सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर डिले काफी हो जाता है। डिले होने की वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोगों ने अभी तय किया तो 2 साल के बाद उसका और भी बढ़ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो सेंट्रलाइज वेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोग बात करते हैं तभी उसके अंदर काफी कॉस्ट का इंक्रीज हो जाता है और वो पूरा टैक्स पेयर के ऊपर उसका बर्डन आ जाता है। क्योंकि ये हमारा कंसर्न इसलिए है कि बिकॉज इट इज रियली कॉस्ट द citizens and taxpayers money. So that is also another one technical issue है। 24 नंबर का जो है 24 नंबर का जो स्लाइड है मैं उसको डिजिटलाइजेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग की जरूरत, जैसे जीपीएस सिस्टम है वैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने डिजिटल कितने लोग घर एक्चुअली सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसका सेग्रीगेशन का ग्रेड क्या है, मतलब किस ढंग के कितना क्वालिटी का सेग्रीगेशन हो रहा है। तो इसके अंदर काफी हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट हो जाती है, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं विलिसो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात करूंगा। गंधवेद नाम का हम लोगों ने डिवाइसेस तैयार किया है, तो उसके बारे में मैं स्वयं के लिए मैं बात करूंगा जब अगर वक्त मिलेगा तभी। तो ये है कि लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन है। तो हम लोग लगता है कि मैं अभी रिसेंटली मीरा भाईंदर एरिया में गया तो उन्होंने काफी हद तक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करा है सेग्रीगेशन के अंदर। तो ये रियल टाइम डेटा अवेलेबल करने की जरूरत है हम लोगों को। इफ देर इज नो डेटा व्हाट वी कैन से विच इज अ मेजरेबल दैट इज अ चेंजेबल। तो हमारा ये है कि जो मेजरेबल नहीं है उसको चेंजेबल नहीं बोल सकते हम लोग, कि हमारे विवेक है, हमारी जो पूरी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उसको अपडेट करने की जरूरत है, रियल टाइम डेटा निर्माण करने की जरूरत है, माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल बोथ लेवल। नेक्स्ट 25th स्लाइड है इनएडिक्वेट हैजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट। ये इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। तो वो भी एक हमारे सामने चैलेंज है। तो मैं उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज है इस्लाम के अंदर है, हमारे वर्कर के साथ ये सवाल है। हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स है बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में, बहुत ही इनडिसेंट कंडीशन में काम करते हैं। तो उनका भी इफिशिएंसी, उनका जो उन कंट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र के अंदर लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज। एंड एज अ citizens, I think it is also very important to increase their productivity. We need to address the health and safety related issues of the sanitary workers in our day-to-day operations. पुअर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सबसे बड़ा एक समस्या है कि हमारे यहाँ जो जो हम लोग सिस्टम तैयार करते हैं, लेकिन सिस्टम तैयार करने के बाद उसका जो ऑपरेशन है मेंटेनेंस होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बहुत मेरा अनुभव अगर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। टॉयलेट हम लोगों ने बांधे, कम्युनिटी टॉयलेट बांधे, लेकिन एज पर माई इंटरवेंशन हम लोगों ने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर किया है फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। PMC will not come and do your cleaning of the toilets in a day-to-day basis. CBO has to take the responsibility for the operation maintenance. तो ऑपरेशन मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो हम लोग कैसे करें, हमारे प्रोजेक्ट बन जाते हैं, कैपिटल कॉस्ट आ जाती है, लेकिन ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आते हैं। वी गिव द हॉर्स टू द कम्युनिटी बट वी डोंट गिव द हॉर्स शूज फॉर द कम्युनिटी। तो ये ऑपरेशन मेंटेनेंस का मैकेनिज्म भी बहुत जरूरी है। ये करके मैं 28 नंबर के स्लाइड के ऊपर जाता हूँ। मैं उसको समरी किया है, जो लोग जानना चाहते हैं तो वो लोग उसके ऊपर विस्तार से बात कर सकते हैं। सवाल है तो आप उसको देख सकते हैं और वो सवाल पूछ सकते हैं। तो मुझे टेक्निकल चैलेंजेस है, मैंने यहाँ समाप्त करूंगा। टेक्निकल चैलेंजेस है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, ज्योग्राफी है, बहुत अलग अलग इश्यूज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव है, सिंपल टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सारी चैलेंजेस हम लोग इसके अंदर कवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा हूँ, क्विकली जा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 11:39 हो रहा है। लीगल इश्यूज है, तो लीगल इश्यूज के बारे में थोड़ा बहुत मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा टच करूंगा इस विषय के ऊपर। हमारे पुअर कंप्लायंस है, हमारे यहाँ जो कंप्लायंस करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल कंप्लायंसेस एंड सिटीजन कंप्लायंसेस बहुत पुअर है। बहुत सारे लोग फेक सर्टिफिकेट ले रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल एसोसिएशन ने हमारे यहाँ सेग्रीगेशन होता है, ऐसे सर्टिफिकेट वेंडर से जमा किया है, लेकिन when we go to the deep level it is like a basically cheating, it is like a kind of dishonesty।
बिकॉज वी आर नॉट डूइंग अवर जॉब इन अ ऑनेस्ट मैनर। इसके अंदर अधिकारी लोग है, सिटीजन्स है, ये जो पूरी एक डिसऑनेस्ट की सिस्टम हम लोगों ने परपेचुएट करके रखी है, तो उसको भी हम लोगों को ये करना चाहिए। तो दूसरा जो चीज है इसके अंदर जो वीक इन्फोर्समेंट, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ वीक इन्फोर्समेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का एक जिक्र है। दूसरी बात है कि इसके अंदर जो है कि नॉन कंप्लायंस बाय द सिटीजन, मैंने उसको कवर किया है, मैं ज्यादा नहीं करूंगा। लोग बताते हैं कि लेकिन एक्चुअली जमीनी स्तर पर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। तो जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी जगह पे, जो संवाद नहीं, बीएमसी और सिटीजन के बीच में संवाद नहीं होने की वजह से विसंवाद तैयार हो जाता है। ये लोग कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का रिलीफ लेने की कोशिश कर देते हैं, उसमें से लीगल इश्यूज भी तैयार हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं, सिटीजन का प्रमाण कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बहुत लीगल सोल्यूशन के लिए कोर्ट में जाते हैं, और उसके बारे में भी काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरे होते हैं डिले, जो हमारे यहाँ की जो लीगल सिस्टम है, अगर कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है, एनवायरमेंटल अप्रूवल है, लैंड एक्विजिशन के लिए प्रोसीजर्स है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग है, तो ये सारे लीगल इश्यूज है विच डिलेज द प्रोसेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसको काफी ये हो जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अनादर एक उसका इस आचार का इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल काफी हद तक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बीएमसी अगर लोगों के साथ संवाद ये करती है, संवाद तैयार करती है, उसको डायलॉग हो जाता है, तो ये पीएलआई के भी इंसिडेंट कम हो जाएंगे, और शासन और हमारे जो लोग है एक विश्वास में संवाद करके काम कर सकते हैं। तो उसका भी हम लोग उसको जिक्र करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी बताया कि कॉन्ट्रैक्टर लोग लीगल डिस्प्यूट पे जाते हैं, जो एम्बिग्यूटी है कि ईएसआर जो हम लोग जो प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्स ईपीआर के अंदर जो लोगों ये करते हैं, जैसे प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक तरफ हम लोग प्लास्टिक की बैन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बाजार में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत काफी पैमाने पे मिल जाता है। तो बहुत सारे एम्बिग्यूटी है जो वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड लॉज के साथ भी है, उसको भी हम लोगों ने एड्रेस करने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट है कि जो ओवरलैपिंग ऑफ जुरिडिक्शन, जो हमारे यहाँ बीएमसी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, करीबन 25 अथॉरिटीज बीएमसी के अंदर काम करती है। रेलवे है, माडा है, पोर्ट ट्रस्ट है, बीएमसी है, एमएमआरडीए है, अलग अलग एंटिटीज बीएमसी के अंदर काफी काम कर रही है, और वो उनका जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बिकॉज ऑफ द लैंड, एवरीबडी ओन्स द लैंड, अपने लैंड के ऊपर कुछ करना है तो एवरीबडी प्रोटेक्ट देयर लैंड। तो वो भी एक ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है जब भी हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो वो एक है लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर द सैनिटेशन वर्कर्स। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भी लीगल प्रोटेक्शन बहुत कम है, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होना चाहिए, हमारा रूल है, लेकिन बहुत सारे जगह पे सेप्टिक टैंक क्लीन करने के लिए मुंबई के अंदर करीबन 1 लाख सेप्टिक टैंक्स है, लेकिन वो सेप्टिक टैंक का क्लीनिंग कैसा हो जाता है, एमटी कैसे किया जाता है, उसके ऊपर काफी अलग अलग राय है, अलग अलग सिचुएशन है। तो समरी उसका भी लीगल इश्यू का मैंने समरी किया है। मैं थोड़ा उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे अलग अलग इश्यूज है, तो आप भी पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। और मैं जाऊंगा इसके लिए लास्ट जो समरी लीगल होने के बाद व्हाट सिटीजन हाउ द कम्युनिटीज कैन एक्ट। जो हम अभी सभी लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो आज का जो सेशन है उसके अंदर काफी इसकी जिक्र होनी चाहिए कि कम्युनिटी क्या क्या कर सकती है। तो हमारे एरिया में हम लोग अपनी वेस्ट कमिटीज बना सकते हैं, रेसिडेंट डेवलपर एसोसिएशन, वहाँ लोगों ने एक्टिवली भाग लेना चाहिए। और हम लोग कैंपेन कर सकते हैं, अलग अलग कैंपेन कर सकते हैं, जैसे कि सेग्रीगेशन के लिए सिर्फ खाली बीएमसी के ऊपर नहीं अवलंबित नहीं रहते हुए हम लोग उसको अवेयरनेस कर सकते हैं। पुश फॉर द वार्ड लेवल कंपोस्टिंग एंड एमआरएफ, वार्ड लेवल पे जो अलग अलग सोल्यूशन दे रहे हैं उसके बारे में बात होनी चाहिए। हम लोगों को मॉनिटरिंग करना चाहिए कि देयर शुड बी द ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है, उसका एक ये जो डोमेन है और डोमेन पब्लिक के लिए खुला होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि जो शेयर द सक्सेस स्टोरीज विद ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे से फेलियर एंड सक्सेस स्टोरी दोनों भी शेयर करने की जरूरत है। ऐसा होता है कि जब भी हम लोग एनजीओ के सेक्टर में काम करते हैं, खाली हमको ये दिखाने की जरूरत होती है कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए। ओके, सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ वर्क एंड फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क, so we should be open to learn from each other's failure and to intensify our work. So learn from each other, that is also a snowball effect के लिए
काफी जो होता है, मैंने काफी स्लम के अंदर इसका इस्तेमाल किया है। सिटीजन्स को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये भी देर आर टू बेनिफिट, वन एब्स्ट्रैक्ट बेनिफिट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन अपने एरिया के अंदर योर एरिया विल बिकम लिवेबल, योर एरिया विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, ये हो जाएगा, ये कॉन्क्रीट बेनिफिट है। जैसे रिड्यूस लैंडफिल बर्डन, ये एब्स्ट्रैक्ट है। सेव करोड़ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए। क्लीन एयर वाटर एंड विल गेट क्लीन वाटर, लिवेबल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। ये कम्युनिटी विल बी हैविंग द मोर रोल इन गवर्नेंस। देन दूसरा, प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है। प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट, ये भी है, अरे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक दो तीन स्लाइड रह गए तो उसको मैं कवर करूंगा। ये जो सिटीजन बेनिफिट है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट बेनिफिट के अंदर हम लोगों ने ये करना चाहिए। और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो हम लोगों को लीगल पोजीशन है, लीगल सिस्टम पे बराबर रीइंफोर्स करना चाहिए। इसके ऊपर प्रेशर ग्रुप तैयार करना चाहिए। हमारा जो एनवायरमेंट विजिबल इम्पैक्ट दिखना चाहिए हमारे एरिया के अंदर। हमारे एलएम काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल वेलफेयर काम कर रही है, सीबीओ काम कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं, उनको विजिबल डिफरेंस दिखना चाहिए। डिसेंट्रलाइज प्रोसेस को ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा देना चाहिए। वेस्ट पिकअप के लिए कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट के ऊपर हमारा रोल बढ़ाना चाहिए। सिटीजन एंगेजमेंट को निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, जो प्रयास एरिया सभा के द्वारा आप लोग कर रहे हैं, जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग संस्थाएं काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप बीएमसी के ऊपर होना जरूरी है। और हाउ टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल, लास्ट में रिड्यूसिंग द वेस्ट, कि अगर कचरे की समस्या करना है तो हमारे लाइफ के अंदर, लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज होना जरूरी है। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा कंज्यूमरिज्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो लाइफ स्टाइल के बारे में भी जिक्र करना जरूरी है। और रोल ऑफ द सिटीजन है, तो मैं इसको बताया कि जो पहले हमारे घर से शुरुआत होनी चाहिए। ऑनेस्ट कंप्लायंस टू द वेस्ट सेग्रीगेशन, उसको अच्छी तरह करना चाहिए। इसके अंदर बीएमसी की क्या रोल हो सकता है, कैसे मॉनिटरिंग हो सकता है, यह सारे एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनका रोल इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। और जो मेजर टेक अवे आज के इसके अंदर है, बाद में कुछ समय में सवाल के लिए रखना चाहता हूँ। मेजर टेक, मुंबई की जो समस्या है वो बोलते हैं मुंबई अलग है, मुंबई के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। वी आर लाइक रीचिंग टू द डेड एंड। व्हेन आई डिस्कस विद द पॉलिसी लेवल, विद अलग अलग जो अथॉरिटी के साथ डिस्कस करता हूँ, वो ऐसा आपको महसूस करना चाहिए मुंबई की समस्या आपको नहीं समझेगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज चैलेंजेबल, इट इज नॉन सॉल्वेबल। तो मुझे लगता है कि मुंबई की जो एसडब्ल्यूएम की समस्या है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन के साथ, सिटीजन का रोल के साथ इम्प्रोवाइज हो सकती है। और उसका एक विश्वास प्रशासन के अंदर और हमारे लोगों के अंदर बिल्डअप करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे एवरी हाउस होल्ड शुड बी part and parcel of the this entire movement. It is cannot be only few individuals cannot change the Mumbai. We require the greater community pressure, greater community involvement, greater community participation in the process, and let us strive for the vision for the make Mumbai livable. We should be proud that yes, I am staying in such a city which is a responsible citizen. There is a citizens are there, but otherwise city without citizens, Mumbai present condition I will sum up. सिटी विदाउट सिटीजन, सिटी है लेकिन सिटीजनशिप नहीं है। तो ये सिटीजनशिप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सिटीजन को कैसे ग्रेटर रोल दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग ये कर सकते हैं, उसको और भी बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत सारी काफी हुआ है, लेकिन काफी ये जो हुआ है वो पूरी सा नहीं है, सफिशिएंट नहीं, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ रुकता हूँ, और आप लोगों ने मेरा जो प्रेजेंटेशन है अच्छी तरह सुना, और बहुत ही सबका कम समय में मैंने कोशिश किया है। 11:50 हो रहा है, तो मैं यहाँ रुकता हूँ 10 मिनट के लिए चर्चा के लिए। अगर किसी के सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। सॉरी आई हैव टू हरी अप, मैं हर विषय के ऊपर काफी हम लोग एक घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज यू पीपल आर क्वाइट लर्नेड पीपल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसर्न व्हाट आई हैव एक्सप्रेस इन माय स्लाइड्स, and we will be able to build up some kind of action plan. And every discussion, every brainstorming should lead to the action plan, macro and micro level action plan. Then only we'll be able to successfully in resolving the problem of the solid waste in Mumbai.
and we need to have the greater partnership with the slum population also, because we as a 40% population will not make change the future of Mumbai. We need to have the greater participation with the marginalized community. Thank you for listening. I will stop over here. Over. आनंदजी खूपच चांगल्या प्रकारे आपण माहिती दिली. इट वॉज अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच. आपका जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है वो सब आपने हमारे साथ शेयर किया और बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ है. तो कुछ सवाल आ रहे हैं. I would like to ask a question, please. Sure. I just would like to know how we can be involved in the informal sector of rag pickers and bangarwalas, bringing them into the system. Okay, you see, there are like a kind of two approaches for the waste pickers. वेस्ट पिकर्स को एक हम लोग अगर वेस्ट पिकर्स के बारे में थ्रेटनिंग सिचुएशन बीएमसी ने एग्जिस्ट करती थी कि ये लोग हमको जॉब मांगेंगे, बट एक्चुअली वेस्ट पिकर्स आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. So how the self-employment of the waste pickers can be strengthened in this sector? Informal waste hierarchy है जिसके अंदर कांटे वाले हैं, भंगार वाले हैं और वेस्ट पिकर्स है, उनको हम लोग लाइवलीहुड कैसा स्ट्रेंथन कर सकते हैं. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर काफी इसकी जिक्र हो गई है. तो मुझे लगता है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कैन टाई अप with a very good grassroots organization for the implementation of the program for the marginalized communities in the waste management. Like a waste picker is one of the marginalized community, but there are like a Dharavi. Take example Dharavi. Dharavi is like a very large informal system is there, but there is no research. Some people who are good in the research marketing, they can contribute in terms of everybody should not get involved into the grassroots initiative. But I will request the people who are part of the residential welfare association, good in marketing, developing the brand, developing kind of strategy for the product. So those people can support this marginalized community in contributing in their area of expertise. तो ये हो जाता है. हमारे यहाँ होता है कि सब पूरा झंडा लेके हम लोग मार्जिनलाइज कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं, तभी सब लोग उनके हक की बात करते हैं. हक की बात करते समय मुझे लगता है कि हम लोग उनके लिए अलग अलग वे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. पीपल हु कैन डू द रिसर्च, पीपल हु कैन गेट इन्वॉल्व इनटू द ब्रांडिंग देयर प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर समटाइम्स दे आर प्रोड्यूसिंग द मटेरियल, बट जैसे कि वेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट, so they don't have the marketing space for that. How we can popularize their product? तो ये सब चीजें मार्केटिंग के एक्सपर्ट कर सकते हैं. दूसरी बात है कि इसके अंदर जो काफी उनके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन उनको अपना जो ड्राई वेस्ट दे सकती है. तो कुछ जगह पे जैसे कि फॉरेन कंट्री के अंदर उनका गैरेज ये हो जाता है, मार्केटिंग हो जाता है, वीकली मार्केटिंग हो जाता है. रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कैन कम टुगेदर, दे कैन हैव द बेटर काइंड ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम. You can invite the waste pickers. We can ask them to take away your whatever waste. So we can build up the very sound system, accountable system, and make them financially independent. And their vested interest stake can be built up into the marginalized community. So it is like a give and take relation. It is a basically mutual benefiting situation, win-win situation we need to build up with the marginalized community. We cannot be loser and they cannot be loser. We need to have the win-win situation. And I think when we are talking about the solid waste management, we can create this kind of win-win situation. Afternoon, I am going to the Devna dumping ground where there is a waste pickers has started their own organization. I am going 4 o'clock. My meeting is there today after our session. I am reaching out to those people. I can help a residential association to reach out to the genuine waste pickers organization, because there is a middle manship has been created. Some NGO on behalf of the waste pickers they work, but I request my approach is rather to reach out directly to the beneficiaries. Don't eliminate the middleman from the system. थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन people like me and the other like-minded people can support you, because I know you people are so busy, but we can find out some solution for this intervention. Thank you. Over. Anandji, I've got 2 questions. I'm going to combine them into one, and then we'll take Mr. Nikhil Desai also, who has a question.
The first one is we have a success story, which is teacher Maria, who was from Mount Mary's ALM. They had zero waste management. The problem is that there was no sustainability for that and support from the BMC. So the thing is that they did all that, but they were not sure exactly how the waste was being segregated. So what was your advice to ALMs who are doing it rigorously, but then they feel that it is not being done in the right way? That is one question. And the other question is for Miss C. De Silva, which is about how is BMC and how is MCF also going to look at educating the slums? And does BMC have a plan to penalize societies who are not following the segregation process? And she feels also that there is a decline in emphasizing segregation. I mean, I think so. We've not seen much of talk. That's why we said we would take it up as MCF. So what are your thoughts about these two things, about societies and ALMs that are doing a good job, and how do they see sustainability? And the other question is like, what is the BMC doing for the to address the challenges that are there currently in the slums? Mario, can I add to what you're saying? Sure, teacher. Go ahead. Yeah, we had in our ALM, we had started composting. There were 20 buildings that were composting. The BMC stopped us and said, we are going to take all your waste and we are going to compost it at Kanjurmarg. And they did it for some time, finding people who were not segregating, etc. And then finally they said they stopped. They killed the joy out of us in composting waste. So now we don't know, people have started giving mixed waste again. Yeah. Okay. You see, I will try to answer three questions together. One is like you see zero waste. I just idea of the zero waste I want to take with a pinch of salt. So what is there is no concept called the zero waste. So that how to minimize the waste, how to deal waste in a very scientific manner and a sustainable manner. I will address this issue from this point of view, sustainability point of view. When we talk about the zero waste, the debate is whether we are reached to the zero. What are the parameters to reach to the zero garbage? So I just wanted to say minimizing the waste, how you can deal with the waste in a very scientific manner, more practical manner. So that is the issue. Second thing is that sustainability, institutional initiative needs to be strengthened by the BMC. Like ALM का present status क्या है, मुझे भी पता नहीं है. Whether it is supported by the BMC, whether it is discarded by the BMC, because when we talk about the ALM, there is no commitment from the institution, from the BMC as the institute, to how to promote the citizens partnership. And you are rightly said, the people start with enthusiasm. People are initially have a lot of enthusiasm. That enthusiasm gets reduced in a due course when the negative responses comes from the BMC. So I think we also need to work on institutional commitment from the BMC. BMC should have the institutional commitment towards the citizens. If the citizens are taking doing the composting, where the compost will go? I have seen number of the societies where the compost is not a real compost, and that is when it comes to the quality of the composting, there are a lot of issues. So we need to develop some kind of systems which will ensure that yes, whatever the activity byproduct of the segregation, like a treatment, is properly handled, it is properly recognized. There should be the system in the place to recognize those efforts, and citizens should be encouraged in such a manner where the enthusiasm and sustainability will be continued. That is the one thing. Second question, that is in slum area BMC is spending money 600 rupees per unit, like a 750 population is 1 unit. So BMC is spending 600 rupees for the awareness program, but that awareness is not happening as per the requirement, as per the rule. So there is a lot of overlapping, stagnation, stagnation is there, overlapping is there. So there is like a multiple agencies are working on the issues, and those issues have not been resolved. And this is happening in the last 10 years. In spite of the Swachh Bharat Abhiyan being implemented throughout the country, in Mumbai, we need to do a lot of measures to make it successful. And the only mantra of this making the successful
is a greater participation of citizens, institutional commitment from the BMC. As per the law, as per the BMC needs to be accountable for the whatever commitment they are giving to the community people. It may be residential welfare association, it may be slum dwellers, it may be civil society. So that needs to be ascertained, needs to be developed the pressure group of the citizens, and the pressure group needs to be very constructive. It needs to be very constructive. I mean, being I'm a part of the BMC, I'm believing on the constructive dialogue. तो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने के लिए बीएमसी और एनजीओ के साथ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है. बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है. तो वी नीड टू हैव द एंटिटीज लाइक यू सी एएलएम के साथ मैंने अजीत कुमार जैन, many people who may be knowing, I have worked with him. He used to conduct every Saturday, second and fourth Saturday meeting at the head office, and all ALM representatives used to attend that meeting. That has been discontinued. That I have myself has attended the meeting, and it was a very fantastic kind of dialogue. Minutes were prepared, compliance were done by the concerned department, including I was a serving officer that time. I was also participating in ALM deliberation that time. So that kind of system we need to revive, and that we need to get assurance from the BMC. Yes, as all like-minded people can come together, Mumbai Citizens Forum can take the initiative. How we can build up the accountable system and transparent system instead of blaming each other. So my approach is very, very constructive. I described the 3 C's for the relation between the state and citizens. Collaboration, C, cooperation, and third is the conflict. So we should minimize the conflict. Third is the conflict. Conflict with the constructive. Okay, there is no constitutional measures can be applied for the conflict, but we need to have more kind of collaboration and cooperation among the citizens, and slum dwellers also require more input because the population heterogeneity of the population is one of the major issue. Language barriers are there, cultural barriers are there. So we need to develop the messages. And as I stated earlier, knowing is not enough. We know a lot of information is there, but we have not been able to translate that information into the constructive action. And the action needs to be intensified. And how to intensify action at a micro level and macro level is a great challenge for BMC or the civil society also. Yeah. Nikhil ji, can you just take your question? Then we will just have one success story of C. De Silva, and then we will close, yeah? Or if there's anybody else who has specific questions, then go ahead. Go ahead, Nikhil. Go ahead. I am audible? Yes, go ahead. Yes. Hello, yeah. I want to say that Mumbai city, the present system is to collect garbage from all over Mumbai and dump it at one location, dumping ground. That system seems to be outdated now. If Anand sir agrees or not, I want to know, okay, at least decentralization to ward level should be done. Let each ward take care of its garbage. Then it will be much easier. This whole Mumbai and one dumping ground, and that is huge transportation cost for citizens. And second thing is about other countries. Other countries like China I have received a video whereby they are paying to the citizens to collect the garbage. They want more garbage because they have put up a huge plant from waste to energy, and they feel that for energy they need the garbage to burn, so that and that they are falling short. So now they are paying to the societies to get the garbage and put it in that plant where they are producing energy. We should do that. We have huge budget, so we should not say that every ward level should have this readily available waste to energy machines and plants and take care of their garbage. On the contrary, BMC is now trying to charge individual flat owners some fee to collect the garbage. That is ridiculous. And then if you expect
that citizens will segregate and give. It is like sitting in a taxi, paying them the amount, and then the taxi driver says, "Oh, but the brake oil also needs to be put, so you will have to pay for that separately." No, 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 no. That is not done. PMC thinking should change. They must put up huge machines readily available from waste to energy at ward level, and don't pay the flat owner, but don't charge the fees, collect the garbage and burn it and produce energy. Is it possible? Okay, Nikhil ji, Okay. I will try to answer your questions. I am absolutely agree with your point of view. Collecting the garbage and bringing to the dump site like a Devnar and Kanjurmarg is absolutely very outdated idea. Outdated. I agree with you. What we need to have the out of box thinking. So the problem is that is our BMC people who are not ready to think out of box. Out of box solutions are possible. We need to have the greater citizen partnership, the citizens ideas. The issue is that we see one more point I wanted to draw your attention. There is an entire political economy of sanitation. If you look at the in Mumbai, political economy of sanitation is there because a lot of stakeholders are there. Transport lobby is there. Transport lobby is trying to work. Like we have the tanker lobby is there in Mumbai. So various issues are there. I'm not denying those issues, but I think like solutions are possible. Like China, then to certain extent Germany. These are examples that the German people like do their segregation very well. 15% of the raw material for the industrial activities comes from the waste. We also have a lot of potential of the circular economy. The problem is that we are not being able to offer the solution at a micro level. And just wanted to sum up, you are absolutely correct. You see, the ward population is approximately 7 to 8 lakh population of the ward. Mumbai, if we divide it into 24 wards, each ward has the average 7 lakh to 8 lakh population, which is almost like a population of one district of Maharashtra. So one district of Maharashtra, like a geographically very vast, but 8 lakh population, 7 to 8 lakh population is combined into the ward. The total, it will divide average again. So you can, what we are saying, we need to offer the solution at a decentralized solution. Decentralized solution are possible. We need to use the technology. We need to use the management. We need to have the greater partnership with the marginalized communities, and we can offer the solution at a micro level. However, we need to have the more constructive dialogue, more very what you call practical planning. It is not just ideas, floating the ideas, but we need to work on those ideas. And I am working in the slum areas. You see, initially, like we are stopped providing the labor for the toilet, community toilet. People are collecting the money, monthly contribution for the cleaning of the toilets. So monthly pass systems we are introduced. I'm not talking empty in empty areas, but we have done some concrete work in the community toilets. So these are some of the success stories which Mumbai people were like initially there was a lot of resistance. There people will not pay. Some people will not pay for the toilet services, but almost like that system has been stabilized. We have the around like 1,500 such community toilets. It takes the time. We need to have the greater dialogue, greater partnership with the community, and that build up the confidence with each other. Right now, there is a kind of relationship between the BMC and citizens is not very healthy relation. There is no space for the dialogue. And I think that this Mumbai Citizens Forum can take the lead in creating the dialogue between the administration and citizens, and we can come up with a practical solution as you suggested. I think idea is novel. I agree with you, but we need to just don't have to float the ideas, but we need to rigorously work on those ideas for the actual implementation at one ward. Mumbai Citizens Forum can demand such kind of ward, that is give one ward to us. We'll demonstrate the work there, and we'll come up with our learning to apply or to scale up with other wards. So we can take these challenges, and I think citizens and civil society take up these challenges and to show the ways how we can jointly in a partnership we can work together
to make the city more livable, more environmental friendly, and better place for the everybody living, like as a what we call as a better place for everyone and for Yeah. every species. Thank Anandji, you. just to end on a high, I think so. We'll just take one success story of De Silva, and just to add to the comment of, I think so. Pramila has said is that energy, we have to look for efficient energy as well as we have to look towards having biodegradable matter. So we have to work towards making sure that the people who are producing the waste also come up with biodegradable solutions. Because sometimes even these burning of stuff could not be very efficient for the environment as well. So let's look at C. De Silva right now for her success story, and then we will have a closing, yeah? Because we're almost at Thanks. time. Yeah, go ahead. Thanks, Mario. It's not a success story, but I just want to share what we really do here. I'm not convinced, or rather, our society is not convinced that BMC has a plan to handle the dry waste, plastics and thermocol and things like that. So what our society has done is segregate all the dry waste, plastic, thermocol, e-waste, and we donate this to NGOs. There are plenty of NGOs who come and do a doorstep pickup. So with that in place, our dry waste doesn't go to BMC. So it's only wet waste that goes to BMC. You see, there are quite a few, like Project Mumbai has plenty of initiatives they're taking on handling dry waste and cleanliness and things. Also 5R, refuse, reuse, and things like that. You see? So that's what we do. So zero dry waste to BMC. It's only the wet waste that we give because we don't have the space and to do the composting in our society. Okay. But I just have questions that I've listed there. What is the plan to educate? Can we not start in schools, in the BMC schools, at the grassroots levels, to educate the now generation so they can carry it forward on segregation, impact of not segregating, and all of those things? I don't think BMC is penalizing those that don't segregate. When I was the secretary for the first time here, I got a notice from BMC saying that if we don't segregate, they're going to levy a fine of 25,000. I don't see that happening now. You see? Yeah. Thank you, Mr. Silva. It was just, I think so. What Mr. Anand has done is just address all the issues. I think so. He's also facing challenges when he was part of the system. Now he's out of the system and he's looking at basically fixing those problems. So it'll be a collective effort from us, the Mumbai Citizens Forum, as well as all the other partners that are over here. I can see Ms. Zahida also, who was there in this call. She was from Agni. We've got Nikhil. We've got everybody who is going to be collectively working towards making a solution for this problem. Lillian or Kedarji, we just want to sum up right now. I'm just going to thank everyone, basically. On behalf of Mumbai Citizens Forum, I thank Mr. Anand Jagtap for his insightful presentation on solid waste management. I think what's resonated the most is changing the mindset of the people to cooperate with the current system in place. Also, another thing that resonated was the need for community participation. I assure you, sir, of a collaboration with MCF for a clean city. Our thanks to the citizens of Mumbai who logged in for this session. I appeal to you to implement the waste management solutions suggested by Mr. Jagtap in your daily lives and educate the people who we interact with so we can together work towards a clean city. Thank you everyone for attending. Thank you so much. Can I just a last word? I just Yes. you see there is under Swachh Bharat Mission, in 2026, Swachh Bharat Mission phase 2 will be concluded in next year. We need to have the impact of the 10 years Swachh Bharat Mission on Mumbai. So we can, people who are wanted to have the more detailed analysis of the interventions of the BMC and to come up with the factual information, that will be the really great kind of document to review the entire initiative of the BMC from the different kind of initiative, like what we call the garbage-free cities. The campaign was Swachh Bharat Mission. Second phase was a garbage-free Mumbai.
really garbage-free Mumbai is the mission has been successful or not. So what are the gaps that remain? So that will be the very interesting kind of exercise. People who are interested in research and documentation, they can participate in this thing. Mumbai Citizens Forum can take the lead in that. Even we can reach out to we can have the rapid assessment, not necessarily very detailed kind of assessment, but rapid assessment can be done. That is one suggestion. And the last suggestion, that is to change the behavior of the people, like a social behavioral change communication. So that is a very, very essential at the school level, at the various entities. We should reach out for the effective action plan. The dissemination of information is not a sufficient. Again, I'm repeating, because there is enough information available in the public domain, but we are poor in implementing those ideas and that kind of knowledge. So we should strive for creating the pressure on every citizen or every stakeholder to get involved into implementation of the Swachh Bharat mission, solid waste management rule 2024 is going to be reinforced. So we should be greater part of this campaign. So with this note, I would like to thank all the audience and people who have invited me for this session, and we'll keep meeting on this issue again and again, because this issue is not going to resolve just by one session. I'm quite practical and aware this one session is not just, it is a beginning. Let us meet again on various forums as a like-minded people. Thank you for inviting me. Thank you so much. Yeah. Thank you all. Just as a note, the next session will be on 8th of August, and we are hopeful, and I think so I just received a confirmation by Mr. Satyanarayan. It will be on cybercrime. So that's my favorite topic, and I look forward to seeing all of you all there. We'll be sending out invites as well. And of course, we'll be giving you the contact details for Mr. Anand Jagtap to coordinate with as well. And so we can build a group and work with MCF to kind of make sure that we have the segregation sorted for Mumbai. Thank you all. See ya. Thank you. Thank you, Anandji. Thank you so much. Anandji, can you just stay on the line? I'll just, Thank you, Anandji. we'll just click one photo. Thank you, Mumbai Connect.